हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत साहित्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, इसका जन्म 1253 ईस्वी यानी 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज या काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा है। वह 8 वर्ष की आयु में ही कविता रचने लगा था। ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली मनसबी किरान उस सादेन है। उसकी अन्य रचनाओं में याद रखना आपको मिफ्ता उल फुतू, तारीख ए दिली, खजाइन उल फुतू यानी तारीख ए अलाई, आशिका, नू सिपिहर और तुगलकनामा प्रमुख है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मनसबी है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूं। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। याद रखिएगा, कव्वाली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था, न लफ्ज़े हिंदीवस्त अज फारसी कम, यानी हिंदी का जो शब्द है फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्रों, याद रखना है, तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। तो तबला और सितार का जन्मदाता अमीर खुसरो थे। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहां इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित किया गया है। शम्स ए सिराज, अफीफ तथा जियाउद्दीन बर्नी ने एक ही नाम से अलग अलग किताब तारीख ए फिरोजशाही की रचना की थी। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा है। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख ए मुबारक शाही लिखा, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। शम्स ए सिराज, अफीफ तथा जियाउद्दीन बर्नी ने अलग अलग तारीख ए फिरोजशाही की तथा ख्वाजा अबू मलिक इस्सामी ने फुतूह उस सलातीन की रचना की। रणकुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य और कला का भी पोषक था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोजशाही के नाम से लिखा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम था अल बरूनी। याद रखिएगा, किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अल बरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम याद रखिएगा अबू रेहान था। वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान। उसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीक हिंद अथवा किताब उल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या सेकेंड, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? तो सही जवाब है एटा में, सी ऑप्शन। अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, इसका जन्म 1253 ईस्वी यानी 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज या काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा है। देखिए, अमीर खुसरो का जो जन्म है 1252 ईस्वी एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत के अनुसार और 1253 ईस्वी हरिश्चंद्र चंद्र वर्मा भाग 1 के अनुसार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या थर्ड है, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? तो पटियाली में, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? सही जवाब है अमीर खुसरो ने।
प्रश्न संख्या 5 है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? याद रखिएगा, खड़ी बोली के विकास में। खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषतः हिंदी जिसे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला सुल्तान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था और वह स्वयं कहता है कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूं। उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो देखिए, अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया, इन दोनों ने ही 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। प्रश्न संख्या 7 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो सही जवाब है गयासुद्दीन बलबन, बी ऑप्शन। अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा और बलबन के राज दरबार से संबंध हो गया। अमीर खुसरो बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और मुहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतर्गत रहा। 1325 ईस्वी में मुहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी के, ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 9 है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो आपको मालूम है, सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी का। प्रश्न संख्या 10 है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो सही जवाब आपको मालूम है अलाउद्दीन खिलजी, ए ऑप्शन। 11 नंबर है, अमीर खुसरो एक क्या थे? अमीर खुसरो एक क्या थे आपको बताना है। क्या ये कवि थे, इतिहासकार थे या संगीतज्ञ थे? तो देखिए, अमीर खुसरो कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थी, मतलब कि संगीतज्ञ भी थे। और ये यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, यानी ये तीनों। देखिए, खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से एक अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों थे। उन्हें तूती ए हिंद का उपनाम दिया गया था। 12 नंबर है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। देखिए, हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था, न लफ्ज हिंदी वस्त अज फारसी कम, यानी हिंदी का जो शब्द है फारसी से कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न संख्या, निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? प्रश्न संख्या 13, अब बताइए, हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है निम्नलिखित में से किसको? तो अमीर खुसरो को, ए ऑप्शन। 14 नंबर है, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा और साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख न हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूं। 15,
निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? सही जवाब है अमीर खुसरो। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूती ए हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का जो महत्वपूर्ण तत्व है भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था। 16 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है याद रखिएगा, पहला है हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के द्वारा लिखा गया था। दूसरा है भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की। उसने नौरसपुर नगर की स्थापना भी की तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। प्रश्न संख्या 17, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? सही जवाब है मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। H.G. रावर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। 18 नंबर जो दिया गया है, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आएगा किताब उल हिंद, इसके बाद पृथ्वीराज राजसो, तबकात ए नासरी और लास्ट में आएगा फतवा ए जहादारी। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, फतवा ए जहादारी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई। किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की तथा तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो उसने सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित किया था। अतः इसका जो सही कालक्रम है याद रखिएगा, किताब उल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात नासरी और फतवा ए जहादारी। 19 नंबर है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? सही जवाब है फारसी, सी ऑप्शन। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहां इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 20 है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। देखिए, लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत की विभिन्न हिंदी बोलियां तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, सौरसेनी तथा मराठी आदि भाषाओं का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। 21 नंबर में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, इनका जो संबंध है तारीख है फिरोज शाही से है। हसन निजामी, ठीक है, हसन निजामी का संबंध जो है ताजुल मासिर से है। मिनहाज उस सिराज का संबंध तबकात ए नासरी से है। और जो याहिया बिन अहमद है, याहिया बिन अहमद, इसका संबंध तारीख है मुबारक शाही से है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन।
देखिए, जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख ए फिरोजशाही की रचना की थी, जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इलियट और याद रखिएगा, इलियट और डाउसन ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। वह खुरासान स्थित निसापुर का निवासी था। यह ग्रंथ उसने तुर्की भाषा में लिखा था। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख ए मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, आपको सूची 1 सूची 2 के साथ इसमें भी मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। तो देखिए, कुछ ही सेकंड पहले इनमें से कुछ को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ताजुल मासिर का जो संबंध है आप बताइए। ताजुल मासिर इसका संबंध है हसन निजामी से। खजाइन उल फतूह का संबंध किससे है? अमीर खुसरो। इसके बाद तारीख है मुबारक शाही, इसका संबंध जो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी से। फतवा ये जहादारी का संबंध जियाउद्दीन बर्नी से। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। यहां पे फिर से रिवीजन कर लेते हैं। याद रखिएगा, ताजुल मासिर का संबंध हसन निजामी से है। खजाइन उल फतूह का संबंध अमीर खुसरो से है। तारीख ए मुबारक शाही का संबंध याहिया बिन अहमद सरहिंदी से है। फतवा ए जहादारी जियाउद्दीन बर्नी से है। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, तारीख ए फिरोजशाही शम्स ए सिराज अफीफ और जियाउद्दीन क्या बर्नी, ये दोनों जो है ए और बी दोनों सही ऑप्शन होगा। यानी ध्यान रखिएगा, तारीख ए फिरोजशाही शम्स ए सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी दोनों सल्तनत कालीन इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम है। ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को अपनी मतलब कि प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बी को माना था। 24 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। देखिए, जो तारीख ए हिंद है इसका संबंध किससे है? तारीख ए हिंद इसका संबंध जो है अल बरूनी से है। इसके बाद तारीख ए दिल्ली, तारीख ए दिल्ली का संबंध किससे है? तो खुसरो से है। रेहला इसका संबंध इब्न बतूता, तबकात-ए नासरी, मिनहाज उस सिराज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पे फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तारीख ए हिंद का संबंध जो है अल बरूनी से है। तारीख ए दिल्ली का खुसरो से है। रेहला का इब्न बतूता से है। और तबकात ए नासरी का संबंध मिनहाज से है। 25 नंबर में भी आपको जो है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, हकाइक ए हिंदी इसका संबंध किससे है? तो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, ए का थर्ड। तहजीबुल अखलाक इसका संबंध जो है इब्न मिस्काविया से है। और कुंजुल तिजार का संबंध किससे है? तो बैलक अल कबायकी यानी सी का 4। और जवामिउल हिकायत इसका संबंध जो है सदरुद्दीन मोहम्मद यानी औफी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। देखिए, यहां पे फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हकाइक ए हिंदी का संबंध अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से है। तहजीबुल अखलाक का संबंध इब्न मिस्काविया से है। कुंजुल तिजार का संबंध बैलक अल कबायकी से है। और जवामिउल हिकायत का संबंध सदरुद्दीन मोहम्मद औफी से है। 26 नंबर है, निम्न में से किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का जो है सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो याद रखिएगा सितार को, डी ऑप्शन। देखिए, सितार जो है, सितार संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे यानी श्रेष्ठ जो है मिश्रण माना गया है। भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए अभिप्रेरित किया। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ हुए। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे और भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। उसने कुछ भारतीय और पर्शियन रागों का सुंदर मिश्रण किया और कुछ नवीन राग शैलियों जैसे ईमान, जिल्फ और साजगरी आदि को जन्म दिया। याद रखिएगा। 27 नंबर है, संगीत यंत्र
तबला का प्रचलन किया? संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? सही जवाब है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जो पूरा नाम है याद रखना है, अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह ऐसा प्रथम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया। संगीत यंत्रों तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। इसके बाद 28 नंबर जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है राणा कुंभा। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य और कला का भी पोषक था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। समय जो है याद रखिएगा 1440 से 1448 ईस्वी। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, पुंडरीक विट्ठल। इनका संबंध जो है राग मल्ला से है, तो सी ऑप्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ राग मल्ला की रचना की थी, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने। राग चंद्रिका की रचना द्वारकानाथ भट्ट ने और राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंद व्यास ने की। हालांकि काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की है। प्रश्न संख्या 30 है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने अपना संस्मरण लिखा था? सही जवाब है फिरोज तुगलक, डी ऑप्शन। देखिए, तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोजशाही के नाम से लिखा है। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग दिल्ली सल्तनत विभेद के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और घटना चक्र का ऑल पीडीएफ अवेलेबल है, अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।